ओके, सो इस पार्ट में हम स्टेम, रूट, फ्रूट एंड सीड डिस्कस कर लेंगे। स्टेम एक बहुत छोटा सा टॉपिक था, तो मैंने सोचा कॉपी से ही आपको देख के पढ़ा दूँ। स्टेम जो है इट अराइजेस फ्रॉम प्लूम्यूल। ओके, यस, फर्स्ट ऑफ ऑल ना आपको एम्ब्रियो समझना पड़ेगा। जो यू नो दैट कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड एज पिस्टल, ठीक है। एंड पिस्टल के ग्रुप को हम कहते हैं गाइनेशियम। बेसिकली पिस्टल के वर्ल्ड को हम कहते हैं गाइनेशियम। गाइनेशियम हमने बहुत सारे टाइप से पढ़ लिया है। फ्यूज कंडीशन होगी तो सिनकार्पस, फ्री कंडीशन होगी तो एपोकार्पस। देन हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि दिस इज़ superior ovary, this is perigynous ovary and this is inferior ovary. ओके, देन अब ओवरी का स्ट्रक्चर देखते हैं पिस्टल का। पिस्टल में क्या होता है, दिस इज स्टाइल, दिस इज स्टिग्मा, देन दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी। ओवरी के अंदर एक ओव्यूल होता है जो कि इससे जॉइंट होता है बाय प्लेसेंटा। सो दिस इज ओव्यूल। ओके, नाउ अगर मैं ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाऊं जो कि ओवरी के अंदर प्रेजेंट है, तो ओव्यूल के अंदर ये ओव्यूल है मेरा, ये ओवरी है, दिस इज ओवरी एंड दिस इज ओव्यूल। इसके अंदर मेरा एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक, ठीक है। एम्ब्रियो सैक के अंदर हमारा जो है एग प्रेजेंट होता है। एंड हमने पढ़ा है प्लांट किंगडम के हिसाब से कि द स्ट्रक्चर विच कैरीज द गैमीट इज कॉल्ड एज गैमीटोफाइट, एंड सिंस इट इज कैरिंग द फीमेल गैमीट, द एम्ब्रियो सैक इज कॉल्ड एज फीमेल गैमीटोसाइट, ठीक है। अब इसके अंदर फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन होने के बाद वैसे तो डबल फर्टिलाइजेशन होती है एंजियोस्पर्म्स के अंदर। एक फर्टिलाइजेशन होती है बिटवीन द एग एंड द मेल गैमीट, एंड दूसरी फर्टिलाइजेशन होती है हमारे पास जो सेंट्रल सेल होता है वो उसके अंदर दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। तो ये पोलर न्यूक्लियाई जो हैं आपके हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। तो ये एन और एन हो गए दो, और फिर तीसरा इनके साथ एक और मेल गैमेट मिल जाता है, तो इसे हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो ये अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि एंजियोस्पर्म्स इज़ नॉट इन आवर सिलेबस दिस ईयर, ये हम 12th में पढ़ेंगे। जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि द स्ट्रक्चर विच कैरीज द गैमीट इज कॉल्ड एज गैमीटोफाइट एंड egg is present inside the embryo sac, so embryo sac is the female gametophyte. ओके, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बन जाएगा, ठीक है। जाइगोट और यहाँ पे ये जो पोलर न्यूक्लियाई हैं ये दो हैं, एक एन और एक एन, ठीक है। एक एन और तीसरा जो है आपका मेल गैमीट। तो यहाँ पे आपका क्या बनता है, दिस इज कॉल्ड एज एंडोस्पर्म, ठीक है। तो ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक के अंदर जाइगोट बन गया और ये एंडोस्पर्म बन गया। अब ये एंडोस्पर्म भी पूरी सीड घेर लेगा जितनी भी इसके पास है, और ये जो जाइगोट था ये अब पूरा का पूरा एम्ब्रियो बन गया है, ठीक है। नाउ जैसे ही एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होती है, दिस ओव्यूल कन्वर्ट्स इनटू सीड, ठीक है। तो सीड, इस ओव्यूल के ऑलरेडी दो लेयर्स होती हैं, एक ये हो गई आउटर ग्रीन वाली, एक अंदर हो गई ब्लू वाली, ठीक है। सो दिस पूरा का पूरा ओव्यूल इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सीड। तो जो ओव्यूल का जो दो लेयर्स हैं वो सीड के दो पार्ट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो सीड जो होती है इसके अंदर वॉल जो होती है, सीड की वॉल, उसके अंदर दो लेयर्स होती हैं, ठीक है। जैसे आउटर थी ये ग्रीन और अंदर वाली थी ब्लू ओव्यूल की, तो आउटर जो होती है उसे हम कहते हैं टेस्टा, ठीक है। इनर वॉल जो होती है उसे हम कहते हैं टेगमेन, ठीक है। एंड सीड में इन वॉल्स के अलावा होता क्या है, इस वॉल्स के अलावा इसके अंदर होता है एंडोस्पर्म एंड इसके अंदर होता है एम्ब्रियो,
ठीक है, तो बस आपको अभी तो इतना ही रखना है। जब आपका एंजियोस्पर्म्स में डबल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, कहाँ पे होगा डबल फर्टिलाइजेशन? इन एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो आपके पास दो चीज़ें बनती है, एक बनता है आपका एंडोस्पर्म और एक बनता है आपका एम्ब्रियो। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन जैसे ही होगा, ओव्यूल जो है इट विल कन्वर्ट टू सीड। ओव्यूल की जो होती है उसके पास 2 वॉल लेयर्स होती हैं। ठीक है, और ये ही वॉल लेयर्स जो हैं ये सीड की सीड कोट बनाती हैं। ठीक है, तो सीड जो है इट इज़ कवर्ड बाय अ सीड कोट, एंड सीड कोट में क्या है? आउटर लेयर कॉल्ड एज टेस्टा एंड इनर लेयर कॉल्ड एज टेगमेन। ठीक है, ये किसकी वॉल्स थी? ये ओव्यूल की वॉल्स थी। तो सीड के पास सीड कोट हो गया, उसमें 2 लेयर्स हो गई, और सीड के अंदर प्रेजेंट क्या है? एक तो एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या होता है? फूड फॉर द एम्ब्रियो। ठीक है, और एक ग्रोइंग एम्ब्रियो। ठीक है, ये हमारा सीड का पार्ट होता है। अब आपसे अगर पूछा जाए, रुको, अब सीड के अंदर जो 2 पार्ट्स मैंने आपको बताए थे, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो, ये एंडोस्पर्म जो होता है फूड की तरह एक्ट करता है, न्यूट्रिशन देता है एम्ब्रियो को, एंड इट गेट्स कंज्यूम्ड वेरी क्विकली। ठीक है, इतनी जल्दी हो जाता है कि हमारी मोस्ट ऑफ द सीड्स में एंडोस्पर्म हमको नहीं मिलता, सिर्फ एम्ब्रियो मिलता है अंदर। ठीक है, एम्ब्रियो के अपने पास भी खाना होता है जिसे हम कहते हैं कॉटिलेडन। आपने पढ़ा होगा डाइकॉट कंटेन्स 2 कॉटिलेडन्स, मोनोकॉट कंटेन्स 1 कॉटिलेडन। तो ये एम्ब्रियो अपना खाना अपने साथ बैग के रूप में लेके चलता है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, अपना बैग लेके चलता है स्कूल जाने के लिए, उसके अंदर बुक्स होती हैं। तो ये एम्ब्रियो जो है ये वो छोटा सा बच्चा है, और ये बैग जो है ये उसका कॉटिलेडन है। ठीक है, इसके साथ ही रहता है, ये इसका ही पार्ट है। ठीक है, और ये खाना कैरी करता है। अब एंडोस्पर्म, यूजुअली सीड्स के अंदर एंडोस्पर्म बचता ही नहीं है, क्योंकि एम्ब्रियो क्या करता है? पहले एंडोस्पर्म को खाता है, बाद में कॉटिलेडन से खाना लेता है, तो वो एंडोस्पर्म कंज्यूम ही हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसी सीड्स होती हैं जिनके अंदर एंडोस्पर्म बचा रह जाता है, ऐसी सीड्स को हम कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड्स। एंडोस्पर्मिक सीड्स। ठीक है, इसका एग्जाम्पल याद रखना इम्पॉर्टेंट है, कैस्टर। ठीक है, और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स में मैंने आपके लिखा हुआ है, एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, पी, ग्राम, बीन्स। ठीक है, तो एंडोस्पर्मिक सीड्स एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स में डिफरेंस आता है। एंडोस्पर्मिक सीड्स आर दो सीड्स इन विच एंडोस्पर्म इज स्टिल लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, फॉर एग्जांपल कैस्टर। एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स में क्या होता है? द एंडोस्पर्म इज फुल्ली कंज्यूम्ड or it has been eaten up by the embryo completely, so the seed contains only the embryo. Now अगर आपसे पूछा जाए नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में एंडोस्पर्म तो है नहीं, ठीक है, तो जो एम्ब्रियो है वेयर इज इट गेटिंग द न्यूट्रिशन फ्रॉम? एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन कहाँ से मिल रहा है? उसको कॉटिलेडन से मिल रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एम्ब्रियो की। एम्ब्रियो, अगर मैं डाइकॉट एम्ब्रियो बनाऊँ तो उसके अंदर 2 कॉटिलेडन्स बनाने हैं। ठीक है, मैंने ये बनाई है एक, इसको थोड़ा जूम कर दूँ, हाँ, मैंने एक ये बनाई है एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, एम्ब्रियोनल एक्सिस के अंदर एक सेंटर में एक पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं एम्ब्रियोनल दिख रहा है ना, एम्ब्रियोनल नोड। ठीक है, तो ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ये सेंटर में एक एम्ब्रियोनल नोड है। अब इस एम्ब्रियोनल नोड से आपके कॉटिलेडन अराइज होते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट डाइकॉट सीड। ठीक है, डाइकॉट एम्ब्रियो, अभी मैं डाइकॉट एम्ब्रियो की बात कर रही हूँ। तो यहाँ से मेरे 2 कॉटिलेडन्स निकलेंगे, क्योंकि डाइकॉट्स के अंदर 2 कॉटिलेडन्स होते हैं।
ठीक है, ये मेरे 2 कॉटिलेडन्स निकल गए। तो कौन से पार्ट से निकलते हैं? एम्ब्रियोनल नोड से, और वो एम्ब्रियोनल नोड कहाँ प्रेजेंट होता है? एम्ब्रियोनल एक्सिस पे। नाउ दिस एम्ब्रियोनल एक्सिस इज बेसिकली कैरिंग 2 टिप्स। जो ये वाला टिप होता है, इसका जो ऊपर वाला टिप होता है, हम उसे कहते हैं प्लूम्यूल। प्लूम्यूल, ठीक है। प्लूम्यूल से क्या बनता है? आपका शूट, ठीक है। एंड नीचे वाला जो टिप होता है, हम उसे कहते हैं रेडिकल, और इससे क्या बनती है? हमारी रूट, ठीक है। थोड़ा क्लियर नहीं है, मैं एक बार दोबारा से बना देती हूँ। वी आर टॉकिंग अबाउट डाइकॉट एम्ब्रियो, ठीक है। डाइकॉट एम्ब्रियो के लिए पहले मैंने बनाई है एम्ब्रियोनल एक्सिस, इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के सेंटर में मैंने बनाया है एम्ब्रियोनल नोड, ठीक है। इससे हमारे 2 कॉटिलेडन्स अराइज हो रहे हैं। दीज आर 2 कॉटिलेडन्स। नाउ जो एम्ब्रियोनल एक्सिस का ऊपर वाला जो टिप है, उसे हम कहते हैं प्लूम्यूल, ठीक है। और इस प्लूम्यूल से क्या बनती है? शूट, ओके। जो नीचे वाला टिप होता है, उसे हम कहते हैं रेडिकल। इससे क्या बनती है? हमारी रूट, okay. Now the portion between the plumule and the embryonal node, इसको हम कहते हैं जो रेडिकल होता है रूट बनाता है, एंड प्लूम्यूल जो है शूट बनाता है। प्लूम्यूल एंड एम्ब्रियोनल नोड के बीच में जो ये रीजन है, हम इसे कहते हैं एपिकोटाइल, एपिकोटाइल, ठीक है। एंड जो एम्ब्रियोनल नोड और रेडिकल के बीच में जो रीजन होता है, उसे हम कहते हैं हाइपोकोटाइल, ठीक है। सो दिस इज द एंटायर डाइकॉट एम्ब्रियो। इसके अंदर एम्ब्रियोनल एक्सिस है, इसके अंदर सेंटर में एम्ब्रियोनल नोड है, उस नोड से आपके 2 कॉटिलेडन्स निकलते हैं। ऊपर वाला टिप होता है, उसको प्लूम्यूल कहते हैं, वो शूट बनाता है। नीचे वाला जो टिप होता है, उसे रेडिकल कहते हैं, वो रूट बनाता है। और जो रीजन बिटवीन प्लूम्यूल एंड एम्ब्रियोनल नोड होता है, उसे कहते हैं एपिकोटाइल। द रीजन बिटवीन एम्ब्रियोनल नोड एंड रेडिकल इज कॉल्ड एज हाइपोकोटाइल, क्योंकि ये हाइपोकोटाइल वाला पोर्शन जो है, ये ज़मीन से, सरफेस से नीचे होता है, इसलिए इसे कहते हैं हाइपोकोटाइल, ठीक है। दिस इज डाइकॉट एम्ब्रियो। अब डाइकॉट सीड में क्या क्या था? फर्स्ट पार्ट सीड कोट, ठीक है। इसकी 2 लेयर्स होती हैं सीड कोट्स की। आउटर, याद रखना आउटर है ये, आउटर टेस्टा, इनर टेगमेन, ठीक है। सेकेंड पार्ट डाइकॉट एम्ब्रियो, और डाइकॉट एम्ब्रियो क्या है? दिस इज एंटायर डाइकॉट एम्ब्रियो। सो डाइकॉट इटसेल्फ इज कैरिंग कॉटिलेडन्स एज अ फूड सोर्स, ठीक है। इसलिए अगर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स है, जिसमें एंडोस्पर्म नहीं बचा, उसमें भी डाइकॉट जो है, वो एम्ब्रियो जो है, वो सर्वाइव कर जाएगा, बिकॉज इट इज़ इटसेल्फ कैरिंग द कॉटिलेडन्स, ठीक है। और अगर एंडोस्पर्मिक सीड्स है तो और भी बढ़िया, उसके पास तो एंडोस्पर्म भी बचा है एज फूड, और उसके पास एम्ब्रियो के पास अपने कॉटिलेडन्स भी हैं, ठीक है। नाउ यस, एक पॉइंट आपकी बुक में लिखा है, जिसको मैंने यहाँ पे नोट किया था। ठीक है, कि सीड के पास एक स्कार होता है जिसे हम कहते हैं हाइलम, ठीक है, ऑन सीड कोट, और एक उसके ऊपर एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है, ठीक है, ऑफ सीड
दिस इज़ द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ सीड विद द फ्रूट, ठीक है। अबव हाइलम एक माइक्रोपाइल होता है, ठीक है। तो मतलब अगर एक जो है, अगर आप किडनी बीन्स जो होते हैं, बीन शेप्ड किडनीज जो होती हैं जिसके हम राजमा कहते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि एक सेंटर में जो ओपनिंग होती है ना, राजमा निकालना आज घर जाके और देखना, उसके सेंटर में जो है ना, उसे हम कहते हैं हाइलम, ठीक है। और उसके ऊपर इस साइड पे एक छोटी सी ओपनिंग होती है, उसे हम कहते हैं माइक्रोपाइल, ठीक है। हाइलम बस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ सीड विद द एम्ब्रियो, जैसे पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल विद द ओवरी हमारा प्लेसेंटा था, ऐसे ही हाइलम इज़ द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ सीड विद द फ्रूट, ठीक है। और माइक्रोपाइल हाइलम के ऊपर होता है, याद रखना। नीचे वाला आपको डायग्राम में आएगा ना, तो जो सेंटर में है हाइलम बड़ा सा, और ऊपर नीचे 2 स्कार्स होंगे, उसके छोटे छोटे पॉइंट से होंगे, ठीक है। जो ऊपर वाला पॉइंट है उसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं। और माइक्रोपाइल होता कौन सा है, दिस इज़ द एंड ऑफ एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के 2 एंड्स होते हैं, 2 पोलैरिटी होती है, एक होती है माइक्रोपाइल, एक होता है चलाजा, जो आपको भी पढ़ना नहीं है। जो भी आपकी पॉलन ट्यूब होती है ना, वो माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर करती है इनसाइड द एम्ब्रियो सैक, दैट्स इट। आपके पास जो बेसिकली जो आपके पास एक स्टिग्मा है और ये स्टाइल है और ये ओवरी है, इस ओवरी के अंदर एक ओव्यूल है और उसके अंदर एक आपका एम्ब्रियो सैक है विच इज़ द फीमेल गेमेटोफाइट। अब यहाँ पे पॉलन गिरेगा तो एक वो पॉलन ट्यूब बनाएगा। पॉलन ट्यूब जो है इसको एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर करना है, ठीक है, जिससे इसको एग से वो फ्यूज़ कर सके। एग जो होता है हमेशा माइक्रोपाइलर एंड पे होता है, तो ये हमेशा माइक्रोपाइल से ही पॉलन ट्यूब एंटर करती है इनसाइड द एम्ब्रियो सैक, ठीक है। तो यही आपको पढ़ना है कि जो आपका मेजर जो आपका जो बड़ा सा डिप्रेशन या स्कार जो सबसे बड़ा वाला है उसे हम कहते हैं माइक्रोपाइल, और उसके ऊपर होता है उसे हम कहते हैं हाइलम, और उसके ऊपर एक छोटा सा होता है जिसे हम कहते हैं माइक्रोपाइल, ठीक है। हाइलम बड़ा, माइक्रोपाइल छोटा, ठीक है। और मोनोकॉट सीड्स जनरली वो वाले क्रॉप्स होते हैं, वीट, मेज़, ज्वार, बाजरा, ये सारे मोनोकॉट सीड्स होंगे। ग्राम पी या डाइकॉट सीड्स होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है सीड के 2 पार्ट्स हैं, एम्ब्रियो एंड सीड कोट। एक डाइकॉट एम्ब्रियो हो गया है आपका, ठीक है। ये देखो, हाँ, डाइकॉट एम्ब्रियो मैंने आपका करा लिया है। अब मैं आपका कराने जा रही हूँ मोनोकॉट एम्ब्रियो। मोनोकॉट एम्ब्रियो ज़्यादा चांसेस होते हैं, 90% चांसेस होते हैं कि मोनोकॉट एम्ब्रियो या मोनोकॉट सीड पूछ ले आपसे, ठीक है। और डाइकॉट में आपके लेस चांसेस होते हैं, ठीक है। अब ये एक सेकेंड रुकना बेटा, एक चीज़ इसके अंदर देखना कि ये डाइकॉट एम्ब्रियो तो मैंने एज इट इज़ बनाया है, बट जो मैंने मोनोकॉट एम्ब्रियो लिखा है ना, उसको एम्ब्रियो को काट के उसको लिख देना मोनोकॉट सीड, ठीक है। मोनोकॉट सीड लिखना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ नॉट मोनोकॉट एम्ब्रियो, दिस इज़ मोनोकॉट सीड, ठीक है। अब मोनोकॉट सीड में आपको पता है कि टेस्टा है एंड टेगमेन है, ठीक है। तो इसके बाहर एक लेयर बनानी ज़रूरी है जो सीड कोट को रिप्रेजेंट करेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको बनाओगे कैसे, यू विल से लाइक आपने इसको इस तरीके से बना दिया, ठीक है। दिस इज़ योर सीड कोट, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर एक डिवीज़न कर दो, ठीक है, और इसके अंदर एक लेयर बनाओ। ये जो लेयर है आपकी, दिस इज कॉल्ड एज एंडोस्पर्म। ये मतलब कौन सी सीड हो गई, एंडोस्पर्मिक सीड। इस एंडोस्पर्म को जो सराउंड करती है लेयर, दैट इज कॉल्ड एज एल्यूरॉन लेयर, ठीक है। समझ में आया। एल्यूरॉन लेयर जो होती है इट इज़ प्रोटीन रिच लेयर। तो क्वेश्चन पूछते हैं कि विच इज़ अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड एज
एल्यूरोन लेयर किस में होती है, मोनोकॉट सीड के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे एंडोस्पर्म हो गया, अब यहाँ पे मेरा एम्ब्रियो आएगा, मोनोकॉट एम्ब्रियो। मोनोकॉट एम्ब्रियो के लिए अगेन एम्ब्रियोनल एक्सिस बनाऊंगी मैं एक, ठीक है। इस एम्ब्रियोनल एक्सिस है, इसके सेंटर में एक मैं बनाऊंगी एम्ब्रियोनल नोड। दिस इज़ माय एम्ब्रियोनल नोड एंड दिस इज़ माय एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है। इस नोड से मोनोकॉट है तो एक कॉटिलेडन निकलेगा, ठीक है। और एक बहुत ही छोटा सा कॉटिलेडन होता है जिसे हम कहते हैं कि ये रिड्यूस्ड कॉटिलेडन है। इस रिड्यूस्ड कॉटिलेडन का दूसरा नाम होता है एपीब्लास्ट, ठीक है, एपीब्लास्ट। और जो एक ही मोनोकॉट का एक ही कॉटिलेडन है तो बहुत स्पेशल है उसके लिए, उस कॉटिलेडन का नाम होता है स्क्यूटेलम। So what is scutellum? It is the cotyledon of monocots. What is epiblast? It is a reduced cotyledon of monocot. What is aileron layer? Aileron layer is a protein-rich layer that surrounds the endosperm of a monocot seed. ठीक है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस हो गई, ये आपका प्लूम्यूल हो गया, ये आपका रेडिकल हो गया। नाउ मोनोकॉट्स आर दे आर एडवांस्ड एंड डाइकॉट्स, तो कुछ स्पेशल तो होगा ही। प्लम्यूल को और रेडिकल को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करने के लिए शीथ प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। जो प्लम्यूल को प्रोटेक्ट करेगी उस शीथ का नाम है कॉलियोप्टाइल, ठीक है। और जो शीथ रेडिकल को प्रोटेक्ट करेगी उसका नाम है कॉलियोराइजा। और बेटा मैंने यहाँ पे भी करेक्शन करो एक कि यहाँ पे मैंने रेडिकल को सेपरेट, रेडिकल को मैंने प्रोटेक्ट करने वाली का नाम जो है डिफरेंट रख दिया है। एक सेकेंड मैं इसको ठीक करती हूँ, आप भी ठीक करोगे। कॉलियोराइजा मैंने जो भी मैंने अभी करेक्शंस करी हैं मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी, ठीक है। सो मोनोकॉट सीड में सबसे पहले तो आपने एक बनाया था सीड कोट, उसके बाद आपने एक साइड पे लाइन मारी, उसको बना दिया एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म को जो सराउंड करती है दैट इज़ एल्यूरोन लेयर विच इज़ प्रोटीन रिच लेयर। उसके बाद आपका आता है मोनोकॉट एम्ब्रियो, एक आपकी एम्ब्रियोनल एक्सिस है, उसके अंदर एम्ब्रियोनल नोड है, एम्ब्रियोनल नोड से आपका कॉटिलेडन निकलता है। मोनोकॉट में एक ही होता है तो एक ही निकलता है, और एक बहुत छोटा सा निकलता है जिसे हम कहते हैं वेस्टिजियल हो गया ना एक तरीके से, ये रिड्यूस्ड कॉटिलेडन, ठीक है। जो ओनली कॉटिलेडन ऑफ मोनोकॉट है उसका नाम है स्क्यूटेलम, ठीक है। तो अब प्लम्यूल एंड रेडिकल जो होते हैं दे आर सराउंडेड बाय प्रोटेक्टिव शीथ, ठीक है। द प्रोटेक्टिव शीथ ऑफ प्लम्यूल इज कॉलियोप्टाइल, द प्रोटेक्टिव शीथ ऑफ रेडिकल इज कॉलियोराइजा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ मोनोकॉट सीड एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइकॉट एम्ब्रियो, ठीक है। इसके बाद सीड हो गया, एक फ्रूट भी मैं आपको कॉपी से ही बता रही हूँ कि एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो वो पूछ लेते हैं व्हाट इज़ फ्रूट, और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। इट इज़ राइपेंड ओवरी, ठीक है। ओवरी बनाती है ना फ्रूट बेटा, राइपेंड का मतलब वो मैच्योर हो गया है। मैच्योर कब होगा? जब फर्टिलाइजेशन होगी। तो आप ओव्यूल को भी लिख सकते हो, सीड को लिख सकते हो राइपेंड ओव्यूल, और फ्रूट को लिख सकते हो राइपेंड ओवरी, ठीक है। ये सिर्फ एंजियोस्पर्म से बनते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जो आर्टिफिशियल फ्रूट्स होते हैं विच आर नॉट फॉर्म बिकॉज ऑफ फर्टिलाइजेशन दे आर कॉल्ड एज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। फॉर एग्जांपल बनानास, मतलब फ्रूट बन रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब आपको पता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल कन्वर्ट्स टू सीड एंड ओवरी कन्वर्ट्स टू ओवरी। फ्रूट वॉल जो होती है वो पेरिकार्प कहते हैं उसको। पेरिकार्प के 3 पार्ट्स होते हैं। आउटर जो पेरिकार्प होती है वो स्किन होती है, जैसे कि अगर आप एप्पल को देखो, ठीक है। एप्पल में क्या है, बाहर रेड कलर की स्किन है, ठीक है। यूजुअली जो पसंद करते हैं कुछ लोग कि उसको काट के हटा के खाते हैं, ठीक है, लेकिन वो स्किन होती है एपिकार्प एंड इट इज़ एडिबल, ठीक है। उसके बाद जो होता है मिडल मीजोकार्प, ये
एडिबल होता है, जनरली सॉफ्ट होता है। मैंगो के केस में अगर आप जब उसका छिलका उतारते हो, उसका छिलका जो एपिकार्प है वो हम खाते नहीं हैं, लेकिन अंदर का जो पोर्शन होता है वो काफ़ी फ्लैशी होता है, ठीक है। और उसके बाद होता है स्टोनी एंडोकार्प। अब मैंगो का देखो, छिलका उतार दिया हमने, मिडल फ्लैशी मेसोकार्प खा लिया और उसके अंदर एक रह गई गुठली, ठीक है। जो वो उसकी गुठली होती है दैट इज़ कॉल्ड एज एंडोकार्प। लेकिन जब उसकी गुठली को आप तोड़ोगे तो अब आपको उसके अंदर मिलेगा मैंगो का सीड, ठीक है। सो दैट गुठली इज़ नॉट द सीड, दैट इज़ एंडोकार्प, और एंडोकार्प के अंदर मिलेगा सीड, ठीक है। यहाँ पे जो आपका कोकोनट होता है, ठीक है। कोकोनट में जो आपका जो कोकोनट होता है इस तरीके से होता है, ठीक है। अगर आप कोकोनट ले तो इसके ऊपर ना कुछ बाल जो होते हैं, हेयर होते हैं ना कोकोनट के हेयर, तो वो थोड़े से एक ही उसमें होते हैं, पतले पतले से एक जाली सी बनी होती है जो हमें यूजुअली दिखती नहीं है, क्योंकि हम उस फॉर्म में बिल्कुल एक मैच्योर फॉर्म में कम लेते हैं, हम तो सीधा गोला ले लेते हैं। लेकिन अब अगर आप एक कोकोनट लो तो उसके जो बाल होते हैं ना बाहर वाले, वो बैठे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज एपिकार्प। फिर जब आप उसको खोलोगे, ऐसे करके खोलोगे, होता नहीं है ऐसे आपका, ये यूजुअली जैसे कि इस टाइप का जो होता है आपका कोकोनट होता है, ठीक है। इसको जब आप एक बार खोलोगे तो आपको बहुत सारे हेयर मिलेंगे, दैट इज़ कॉल्ड एज मेसोकार्प, ठीक है। और उसको जब हम अंदर लेते हैं ना, अंदर जो गोला होता है, उस गोले के अंदर वाइट पोर्शन होता है और उस गोले के बाहर एक ब्राउन पोर्शन होता है। तो वो जो सूखा हुआ जो कोकोनट होता है, उस कोकोनट का जो वाइट पोर्शन है दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द फ्रूट, बट जो उसके बाहर का जो ब्राउन पोर्शन होता है ना, जिसको हम ज़ोर से ज़मीन पे तोड़ते हैं और फिर वो दो हिस्सों में टूट जाता है, दैट ब्राउन पोर्शन इज़ कॉल्ड एज एंडोकार्प, ठीक है, क्योंकि वो स्टोनी होता है, राइट, एंडोकार्प। और उसके अंदर आपका जो है एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये कोकोनट के बाहर का एपिकार्प, उसको जो मेसोकार्प होता है हेयरी होता है, और एंडोकार्प जो होता है वो वुडन होता है, ठीक है। आपकी बुक में सिर्फ दो ही चीज़ों का एग्जाम्पल लिखा है तो मैं दो ही पढ़ा रही हूँ आपको, मैंगो एंड कोकोनट। इन फ्रूट्स को कहते हैं ड्रूप्स। अब ड्रूप्स क्या होते हैं, वैसे फ्रूट्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन मैंगो एंड कोकोनट ही डिस्कस किया एनसीईआरटी ने, तो मैं इसी के बारे में बता रही हूँ। दे आर कॉल्ड एज ड्रूप्स। ड्रूप्स वो फ्रूट्स होते हैं जो कि सिंगल कार्पेल से अराइज हुए हैं, मतलब सिंगल ओवरी से, और वो ओवरी कौन सी रही है, सुपीरियर ओवरी। एंड सुपीरियर ओवरी का साइन क्या होता है, ये सुपीरियर ओवरी का दूसरा नाम क्या होता है, हाइपोगाइनस ओवरी। हाइपोगाइनस मतलब बाकी सारे जो ओवरी है उसको छोड़ के बाकी जितने भी वर्ल्स हैं वो सारे के सारे गाइनेशियम से नीचे हैं, ठीक है। तो फ्रूट्स में आपको इतना ही करना है कि फ्रूट की जो वॉल होती है दैट इज़ कॉल्ड एज पेरिकार्प, उसकी आउटर एपिकार्प, मिडल मेसोकार्प एंड इनर स्टोनी एंडोकार्प। ईटेबल कौन सा होता है, मेसोकार्प, एंड किसी किसी केस में आपका एपिकार्प भी होता है, ठीक है। मैंगो एंड कोकोनट्स इनको क्या कहते हैं, ड्रूप्स। ड्रूप्स मतलब जो सिंगल कार्पेल से अराइज हुए हैं, मतलब सिंगल ओवरी से, एंड वो ओवरी कैसी है, सुपीरियर ओवरी, ठीक है। इसके बाद एक स्टेम छोटा सा रह गया था हमारा। स्टेम जो होती है कहाँ से अराइज होती है, शूट जो होती है, बेसिकली स्टेम क्या है, शूट है। एंड शूट कहाँ से बनती है, प्लम्यूल से, और ये कहाँ ग्रो करती है, अवे फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है। तो इट इज़ पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक मतलब टुवर्ड सनलाइट, बट नेगेटिवली जियोट्रॉपिक मतलब ग्राउंड्स के अगेंस्ट जा रही है। स्टेम की पहचान ही ये है कि उसके ऊपर नोड्स एंड इंटरनोड्स होते हैं, ठीक है। किसी भी आपको कोई भी एग्जांपल दिया जाए स्ट्रक्चर का और उसके ऊपर नोड्स एंड इंटरनोड्स हो तो आप कहोगे स्टेम। और अगर आपसे एक स्ट्रक्चर पूछा गया है कि ये स्ट्रक्चर बना के आपको दिया है डायग्राम पेपर के अंदर, और आपसे वो पूछ रहे हैं कि इज़ इट अ स्टेम और इज़ इट अ रूट, तो अगर उसके अंदर नोड्स इंटरनोड्स दिखाए गए हैं तो वो स्टेम है, अदरवाइज वो रूट है। तो आप रीज़न लिख दोगे अगर वो रूट है तो, बिकॉज इट इज़ नॉट हैविंग नोड्स एंड इंटरनोड्स, इट इज़ अ रूट, ठीक है। बड्स होते हैं इसके ऊपर, टर्मिनल एक्सिलरी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसका फंक्शन भी कुछ खास नहीं था, आप पढ़ लोगे। रूट्स पे एक बार आ जाते हैं हम।
रूट्स होते हैं रेडिकल से निकलता है और हमेशा पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होता है, ग्राउंड की तरफ ग्रो करता है, ठीक है। नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक मतलब टुवर्ड सनलाइट ग्रो नहीं करेगा, अवे फ्रॉम सनलाइट करेगा, तो नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। टुवर्ड्स ग्राउंड जो ग्रो करता है वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, और जो स्टेम होती है वो ग्राउंड के अगेंस्ट ग्रो करती है तो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, ध्यान देना, ठीक है। नोड, इंटरनोड, लीव्स, बर्ड्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स जो होते हैं इसके अंदर एब्सेंट होते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली नोड इंटरनोड एब्सेंट हुआ तभी तो वो रूट कहलाएगा, अगर वो नोड और इंटरनोड रह गए तो वो आपका शूट होगा, मतलब आपकी स्टेम होगी, ठीक है। 3 टाइप की रूट्स होती हैं, एक होती है आपकी टैप रूट, टैप रूट मतलब जो रेडिकल से अराइज हुई है, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले तो बनी थी ये प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी रूट, इससे 2 ब्रांचेस निकली, एक निकली, इन 2 ब्रांचेस को जो निकलती है इनको हमने बोला सेकेंडरी, फिर सेकेंडरी से भी एक ब्रांच निकली तो उसको बोला हमने टर्शरी रूट, ठीक है। फाइब्रस रूट में क्या होता है, जो रेडिकल से जो बनी थी ना रूट, वो बनी थी लेकिन उसके बाद वो मर गई और उसके बाद उसकी जगह पे अ नंबर ऑफ रूट्स जो है इकट्ठे निकल गई और इनका जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है एक है। अब इनमें से आप ना, ये सारी एक जैसी ही होती है रूट्स, फाइब्रस रूट्स, सो आप पता नहीं लगा सकते कि इसमें से कौन सी प्राइमरी है, कौन सी सेकेंडरी है, कौन सी टर्शरी है। टैप रूट में आप पता लगा सकते हो कि कौन सी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी है, क्योंकि मैंने आपको दिखाया है ब्रांचिंग पैटर्न से। फाइब्रस में नहीं बता सकते आप, ठीक है। और टैप रूट जो होती है वो ज़्यादा डीपर ग्रो करती है देन फाइब्रस रूट, तो डेजर्ट्स में अगर देखा जाए तो टैप रूट ही होगी। एडवेंटिशियस रूट वो होती है जो कि रेडिकल से अराइज ही नहीं होती, ठीक है। ये दोनों रेडिकल से अराइज हो रही थी, ये अराइज किसी अलग पार्ट से होती है। फॉर एग्जांपल बैनियन ट्री में आपने देखा होगा, बहुत फेमस एग्जांपल है, उसमें जो रूट्स होती हैं उनको बोलते हैं प्रॉप रूट्स, और वो आपके ब्रांचेस से डेवलप होती है। ब्रांच मतलब इट इज़ नॉट अ रेडिकल, ये ब्रांच किससे आती है, प्लूम्यूल से, एंड ये टुवर्ड्स द ग्राउंड ग्रो करती है, मतलब पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक एंड नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, ठीक है। एक आपकी बुक में जो है एग्जांपल दिया गया है, ग्रास कॉल्ड एज मॉन्स्टेरा, ठीक है, इसको ज़रा लर्न कर लेना क्योंकि आपकी एनसीईआरटी ने स्पेशल मेंशन किया है, तो एग्जांपल्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, डायग्राम बना लेना, बहुत इजी पार्ट है, मैंने सब कुछ लिख के भेजा है, ठीक है। सबसे वाला नीचे वाला जो जोन होता है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है, मतलब रैपिड सेल डिवीजन, छोटे छोटे सेल्स होंगे, थिन वॉल्ड होगी उनके अंदर, और साइटोप्लाज्म डेंस होगा बिकॉज उनको बहुत सारे डिवीजन लगातार करनी है, तो उनके पास सारे प्रोटीन्स अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। जो छोटे सेल्स होते हैं, जो डिवाइड करने वाले सेल्स होते हैं ना, वो छोटे होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको रैपिड डिवीजन करनी है। जस्ट टिप पे, रूट की टिप पे एक रूट कैप होता है स्ट्रक्चर, ठीक है, इस पे भी मेरिस्टेमेटिक जोन ही होता है ये, यहाँ पे भी सेल्स रैपिडली डिवाइड करते हैं। बस ये है कि इट प्रोटेक्ट्स अ रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, फर्स्ट रीजन जो होता है रूट का। रूट कैप कुछ म्यूकस सा सिक्रीट करता है विच हेल्प्स इन द पेनिट्रेशन ऑफ द रूट इनटू द सॉइल। अब रूट ग्रो करेगी तो उसके टिप में सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन फील होगा, तो उसका मेरिस्टेमेटिक जोन जो है वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए, इसलिए उसके टिप पे एक रूट कैप होती है, ठीक है, जिससे फ्रिक्शन जिस फ्रिक्शन की वजह से जिसकी भी जो भी प्रॉब्लम होनी है वो रूट कैप के अंदर हो, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के अंदर ना हो। और इसको सॉइल पार्टिकल्स से गुजरते हुए ज़मीन के अंदर अंदर जाना है, तो उसके लिए रूट कैप जो होता है वो म्यूकस रिलीज़ करता है, जो कि हेल्प करता है किसमें, पेनिट्रेशन ऑफ सॉइल में, ठीक है। उसके बाद आपका रीजन ऑफ इलोंगेशन आ जाता है। यहाँ पे जो सेल्स हैं अब वो रैपिडली डिवाइड नहीं कर रहे हैं, डिवाइड ही नहीं कर रहे हैं, रैदर सिर्फ इलोंगेट हो रहे हैं। तो जो रूट की जो लेंथ है वो इंक्रीज होने में कौन से रीजन का काम है, रीजन ऑफ इलोंगेशन। स्टेम की लेंथ बढ़ने में इंटरनोडल इलोंगेशन का काम होता है, और रूट की लेंथ इंक्रीज होने में रीजन ऑफ इलोंगेशन का काम होता है। और जो ये बिल्कुल इलोंगेट होने वाला जो रीजन है, इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है, वहाँ पे सेल स्टार्ट मैच्योरिंग। सेल मैच्योरेशन का मतलब क्या होता है, सेल्स गेट डिफ्रेंशिएटेड। डिफ्रेंशिएटेड मतलब 2 टाइप के सेल्स होते हैं, एक होते हैं स्टेम सेल्स, जो कोई भी
सेल बना लेंगे, क्योंकि बस इनका काम है डिवाइड करना। जिसने अपना पर्टिकुलर फंक्शन ले लिया कि मैं तो भाई हीमोग्लोबिन कैरी करूँगा, तो उसका नाम पड़ जाता है आरबीसी। लेकिन वो आई कहाँ से है? स्टेम सेल से। लेकिन अब वो स्टेम सेल नहीं रही, अब दे विल नेवर डिवाइड। 120 डेज़ के बाद ये आरबीसी मर जाएगी और नई आरबीसीज कहाँ से आती है? स्टेम सेल से। ऐसा नहीं होता कि मरने से पहले अपने बच्चे दे देती है, नो नो नो। आरबीसीज जो है उनका जो लाइफ स्पैन होता है 120 डेज़ होता है। 120 डेज़ के बाद दे विल डाई, एंड जो न्यू आरबीसीज आएंगी वो सारे स्टेम सेल से आएंगी, जो स्टेम सेल्स बोन मैरो में होते हैं। ठीक है, तो जब भी एक कोई सेल फंक्शन अडॉप्ट कर लेता है तब वो मेरिस्टेमेटिक सेल नहीं रहता, अपनी डिवीजन की एबिलिटी खो देता है, एंड इट इज़ कॉल्ड एज अ डिफरेंशिएटेड सेल। अब जोन ऑफ मैच्योरेशन में देखो क्या है आपका कि आपका जो सेल्स हैं दे आर मैच्योर। एक सेकेंड, थोड़ा सा ऊपर करती हूँ उसको। जो है ये जोन ऑफ और रीजन ऑफ मैच्योरेशन में द सेल्स गेट डिफरेंशिएटेड, मतलब उनका एक अपना पर्पस है, और वो पर्पस क्या है? टू फॉर्म रूट हेयर। रूट हेयर जो होते हैं मेन यही होते हैं। जैसे आपने स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ा होगा कि जो म्यूकोसा होती है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना लेती है, जिसे हम कहते हैं माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्सॉर्प्शन। ऐसे ही रूट हेयर्स दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन में जो सेल्स है दे स्टॉप डिवाइडिंग, they get differentiated, adopt a particular function, and what is that function? To form root hairs for proper absorption of water and minerals from the soil. So I have completed this chapter number 5. ठीक है, मैं एक दिन आऊँगी इस वीक में, तब हम डिस्कस कर लेंगे सारे डाउट्स जो भी आपके रहे होंगे इसके अंदर। नेक्स्ट मैंने चैप्टर 4 की काफ़ी वीडियोस बना ली हैं, उनको डालना है मैंने, बट चैप्टर 4 मैंने जो पढ़ाया था आपको स्टार्टिंग में, जिसने भी क्लास अटेंड करी होगी, आई गेस आपने आगे के पेजेस जब पढ़े होंगे तो आपको वो इजी ही लगे होंगे, बिकॉज मैंने बहुत ही प्रिसाइज वे में उन नोट्स को बनाया है, जो कि पढ़ने में इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। फिर भी ग्रुप में मुझे बता देना अगर चैप्टर नंबर 4 की एक्स्ट्रा वीडियोस बनानी है मुझे या नहीं, बिकॉज आई वांट कि मैं 5th चैप्टर के बाद अब सीधा 7th चैप्टर जो फ्रॉग है उसके ऊपर आ जाऊँ।